महाराष्ट्र में जो सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, उसमें घोटाले दर घोटाले खुलते जा रहे हैं और इसी में 5 बार की सांसद रही शिवसेना की नेता भावना गवली, ये भी एक भ्रष्टाचार के मामले में फंसी हुई हैं। ईडी पूछताछ करना चाहती है और पूछताछ में वो आज तक शामिल नहीं हुई। ईडी ने कई बार जो घोटाला घपले की कंप्लेंट किरीट सोमैया के द्वारा ईडी को प्राप्त हुई है, जिसमें यह बताया गया कि भावना गवली ने एक कंपनी के जरिए लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला घपला किया है और इसी में आपको बताएं रेड हुई थी 72 करोड़ रुपए। ये जो है ईडी ने रेड की थी और 72 करोड़ रुपए रिकवर हुए थे। 7 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी और इन सब में जो दस्तावेज प्राप्त हुए तो 72 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आए ये, और प्लस इसके अलावा जो एक कंपनी बना करके जो बालाजी पार्टिकल बोर्ड फैक्ट्री, ये इस फैक्ट्री के नाम पर जो घपला घोटाला हुआ है, जिस घोटाले को लगभग जो है 100 करोड़ का माना जा रहा है किरीट सोमैया की माने तो ये घपला घोटाला 100 करोड़ से भी अधिक का है। और किरीट सोमैया ने बाकायदा मीडिया के सामने ये कंपनी में ले जाकर खुलासा किया था कि ये जो कंपनी है इसके नाम पर भावना गवली इसने घोटाला किया है और ये भावना गवली के निकट के लोगों की ये फैक्ट्री है और इसमें नियमों को ताक पे रख के पैसे का लेन देन हुआ है। इसी मामले में ईडी ने जो ये भावना गवली है इसको सम्मन किया, लेकिन ईडी के पूछताछ के ये लिए हाजिर नहीं हुई है। अब की बार अगर भावना गवली ईडी के सम्मन पर हाजिर नहीं हुई तो ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि अब की बार गैर जमानती वारंट कोर्ट से जारी करने के लिए वो मजबूर होंगे और कोर्ट की शरण में जाकर गैर जमानती वारंट लेकर गिरफ्तार करेंगे। तो क्या शिवसेना का एक और नेता या नेत्री अब जेल में जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जहां तक कानून के जानकारों की माने तो उनका कहना यह है कि जिस तरह से अभी तक नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है, जिस तरह से अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद है, ठीक इसी तरह भावना गवली भी अगली वो नेता होगी जो ईडी के शिकंजे में आने के बाद जेल में जाना तय माना जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि 100 करोड़ का मामला है और इस मामले में किरीट सोमैया ने जो सबूत सौंपे हैं उनके आधार पर जो किरीट सोमैया है वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास पक्के प्रूफ हैं कि इस घोटाले घपले में भावना गवली का हाथ है। जिस तरह से 72 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है उसके बारे में भी अभी जवाब तलब होना बाकी है। तो मामला ये दिख रहा है कि अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद अब ये एक बड़ा चेहरा जो शिवसेना का बड़ा नेता है, नेत्री है, ये क्योंकि 5 बार का सांसद होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब इनके खिलाफ भी जो कार्रवाई ईडी कर रही है इससे ये माना जा रहा है कि जरूर विपक्ष को जहां एक तरफ ये मुद्दा मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना को घेरने के लिए एक मौका मिल रहा है, वहीं शिवसेना की मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से हमने देखा लाउडी स्पीकर विवाद में महाराष्ट्र की सरकार को घेरा गया और एक तरह से बीजेपी ने जिस तरह से मुद्दे को उठाया उसमें महाराष्ट्र की जनता में ये मन में बैठ चुका है कि उद्धव सरकार जो चल रही है ये हिंदुओं का ध्यान नहीं कर रही है, ये एक तरफा तुष्टीकरण की नीति के तहत कांग्रेस का जो एजेंडा है उस कांग्रेस के एजेंडे पर चल रही है। यानी जिस तरह से कांग्रेस की नेचर थी कि उन्होंने देश पे 70 साल लगभग शासन किया, केवल एक विशेष धर्म के लोगों को आगे बढ़ाया, उनका तुष्टीकरण किया, हिंदुओं को धर्म के आधार पर उनको बांटकर उनकी वोट ली। तो ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि आज इसी तरह शिवसेना कर रही है। उनको लगता है कि हिंदुओं की वोट हिंदुत्व के नाम पे ले लो, मराठा के नाम पे ले लो और बाकी जो धर्म के लोग हैं उनके हितैषी बनकर दिखाओ ताकि उनका भी एक मुश्त वोट उनको मिल सके। अब इस मामले में ये तुष्टीकरण करने में शिवसेना जिस तरह का काम कर रही है वो अपने आप में उनकी छवि खराब कर रहा है जो हिंदुत्ववादी छवि थी। और इसी का लाभ आपको बताएं एमएनएस के जो पार्टी के हेड है वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसीलिए आपको बताएं एमएनएस जो चीफ हैं राज ठाकरे, उन्होंने इस मुद्दे को कैप्चर किया
और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, 3 मई की डेट रखी और सरकार को चुनौती दे दी। इस चुनौती में पहले तो संजय राउत कह रहे थे, उद्धव ठाकरे जी का भी बयान आया था कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि जो लोग हैं हमारे खिलाफ कुछ करना चाहते हैं और हम उनको ठीक करना जानते हैं। तो पहले सख्ती दिखाई गई थी, कर्फ्यू लगा दिया गया था उस क्षेत्र में जहां रैली करनी थी। अब औरंगाबाद की रैली को परमिशन दी गई है। ये एक तरह से माने तो सरकार को अब ये पता लग गया कि यदि राज ठाकरे की एमएनएस से वो टकराने का काम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं शिवसेना में ही दो फाड़ हो सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे के साथ जो लोग अभी हैं और जो लोग आगे टच में हैं वो हैं जो शिवसेना की मूल मानसिकता से वो प्रभावित हैं। शिवसेना में क्योंकि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने काम किया है, लोग उनके अंदर बाला साहब ठाकरे की छवि देखते हैं। लोग कहते हैं जिस तरह से बाला साहब ठाकरे जी दहाड़ते थे, मुद्दों को उठाया करते थे, जिस तरह की भाषा शैली थी, उसको देखते हैं कि राज ठाकरे उस मजबूती से बात को रखते हैं। उसके उलट राज ठाकरे के अलावा उद्धव ठाकरे जी को यदि देखते हैं, वो शिवसेना के हेड हैं, लेकिन जो भी उनकी इस तरह की बातचीत जोरदार तरीके की नहीं रहती और उसमें हिंदुत्व वाला मामला अब कहीं गायब होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक के बाद एक कांड हुए, ये पालघर से शुरुआत हुई, तब भी मामला घेरा गया और अब जो लाउडी स्पीकर को लेकर विवाद उठा जिसमें उन्होंने नवनीत राणा को जेल तक में डाल दिया, लोगों का कहना यह था कि इस विवाद में इतना बड़ा तूल देने की जरूरत नहीं थी। अगर वो घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कर भी रही थी, एक सीमित दायरे में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ भी लेते तो उससे क्या फर्क पड़ जाता, मुद्दा शांत हो जाता। लेकिन शायद नवनीत राणा भी इस मुद्दे को उठाना चाहती थी, क्योंकि अब नेताओं में एक होड़ मची हुई है महाराष्ट्र के अंदर कि बीएमसी का चुनाव सर पर है। लोगों को पता लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में उतरने के लिए महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी में तो वो हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी बेस पर शिवसेना वहां सत्ता में आई। तो अब शिवसेना का जो एजेंडा है हिंदुत्व, उसको कैप्चर करने के प्रयास में सारे नेता लगे हुए हैं। कौन बड़ा हिंदुत्ववादी, इसको लेकर उद्धव ठाकरे जी का बयान आया था और उन्होंने तो ये मजाक में कह दिया था कि हम गदाधारी हैं, बाकी घंटाधारी हैं। तो इस तरह से मजाक उड़ाया था उन्होंने बगैर नाम लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो एमएनएस हो। इन्हीं नेताओं को घेरना चाह रहे थे, वो ये बताते हुए कि हनुमान के भक्त यदि कोई हैं तो वो हम ज्यादा बड़े हैं। हो भी क्यों ना, महाराष्ट्र की पहचान समर्थ गुरु रामदास से है और समर्थ गुरु रामदास जी ने हनुमान के मंदिर जगह जगह महाराष्ट्र में स्थापित किए थे, जिसके जरिए क्रांति हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना यह है कि हम वही समर्थ गुरु रामदास जी के पद चिन्हों पर चलकर हनुमान जी को आगे रख के ये महाराष्ट्र की जनता को जगा रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो किस तरह से तुष्टीकरण के कारण हनुमान जी के नाम पर लोगों को बैन कर रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं। इसको देखते हुए आपको बता दूं, वहां ये जो हलचल चल रही है, एक तरफ शिवसेना के कार्यकर्ता, उनके ऊपर जो ईडी कार्रवाई कर रही है, एनसीपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उप मुख्यमंत्री उनके ऊपर भी अभी कार्रवाई चल रही है, 1400 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त हुई। ये सब देखते हुए जो उद्धव सरकार है इसकी छवि एक तरफ खराब होती जा रही है। एक छवि बन गई है पूरे महाराष्ट्र के लोगों में कि ये जो सरकार है इसमें 3 दल मिलकर के केवल और केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो छवि है ये बनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर, चाहे वो फिर किरीट सोमैया हो, फिर जो वो जो है इसी मामले में हमने देखा मोहित काम्बोज हो, फिर चाहे वो इसमें नारायण राणे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये सब नेता आए दिन इस सरकार को घेरते हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते हैं ताकि इनको ये जो आने वाला बीएमसी का चुनाव है इसमें लाभ मिल सके। और हर पार्टी इस तरह से मुद्दे बनाती है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं महाराष्ट्र में, आप देखें पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं, इतना बड़ा घोटाला, इतने बड़े घपले ये किसी राज्य में नहीं खुले कि 100 करोड़ रुपए की उगाही पुलिस के जरिए हो रही हो। हालांकि यह आरोप है, अभी इसमें जांच होनी चल रही है, जांच बाकी है, लेकिन यह आरोप भी अपने आप में कितना हास्यास्पद भी है कि पुलिस वाले ही गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे।
अब इसकी जांच चल रही है, लेकिन जितने घपले घोटाले ये महाराष्ट्र में खुले हैं, इससे इतना तो कहा जा सकता है कि कुछ तो दाल के अंदर काला है, क्योंकि कोई कंप्लेंट आई है और अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर मजबूती से सबूत होने का दावा करते हुए उसकी शिकायत कर रहे हैं ईडी से, सीबीआई से या और संस्थाओं से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ है। वरना अभी तक जिस तरह की कार्रवाई उद्धव सरकार की तरफ से हुई है कि वो किरीट सोमैया के ऊपर हमला हुआ, फिर उनके ऊपर एफआईआर हुई, ये सब कार्रवाई ना हुई होती और न्यायालय है उसका इंतजार किया जाता, और अगर फैसले में उनको न्याय मिलता और निर्दोष पाए जाते तो फिर इन नेताओं के खिलाफ मानहानि का दावा करने का ऑप्शन तो बचता ही है। लेकिन जिस तरह से हमला होता है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये कहती है कि ये सरकार गुंडागर्दी करके विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है, जो कि असंभव है। हम ना तो डरेंगे ना तो झुकेंगे, और इसी तरह एक के बाद एक मुद्दा और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते रहेंगे। बहरहाल ये माना जा रहा है कि भावना गवली अगर इस बार ईडी के संबंध पर नहीं पहुंची तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वंदे मातरम।